हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। देखिए, मैं बहुत ही बेहतरीन सेलेक्टेड सीरीज़ लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़ा लेवल के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिया आपको। तो बहुत सारी डिमांड थी कि सर थोड़ा लेवल बढ़ाइए, तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि लेवल मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन है UPSSC और UPRVNL, SSC JEE और ISRO, ठीक है, इसके लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामिनेशन के लिए, जो भी मैकेनिकल के एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि कैसी वीडियो है। ठीक है, बाकी देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पहला हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। देखो, बात यह है कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, करीबन 240 वीडियो बना दिया है मैंने, लगभग शायद। और आप सभी लोग, कोई मतलब बहुत ही कम लोगों ने मतलब सब्सक्राइब कर रखा है। बस मतलब सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और बाकी वीडियो को कोई लाइक भी नहीं करता है सही तरीके से। 20-25 लाइक होते हैं, मतलब इतने सारे लोग देखते हैं और 20-25 लाइक करते हो आप, ये थोड़ा सा सही नहीं लगता। ठीक है, आप अगर सपोर्ट करोगे तो मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से वीडियो बनाऊँगा। और बाकी मेरे पास कोई वाइट बोर्ड तो है नहीं, आप ये सोचें कि अरे जो वाइट बोर्ड में पढ़ाएगा वही मतलब बढ़िया पढ़ाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक मतलब डिजिटल बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएगा वही बढ़िया पढ़ाता होगा, ऐसा तो नहीं है। मैं आपको क्या कहते हैं, वाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, कोशिश करूँगा आपको अच्छा पढ़ाने की, आप थोड़ा देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, इफ़ द RPM ऑफ इंजन वेरीज बिटवीन 390 एंड 410 RPM सिलेंडर ऑपरेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड वुड बी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक इंजन की गति चक्र में 390 और 410 चक्कर प्रति मिनट के बीच होती है, तो गति में उतार चढ़ाव का गुणांक क्या होगा। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड आपको बताना है। जो देखो बता, आप जिसको आता है वो बता सकते हैं, और जिसको नहीं आता है तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको आगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। इफ़ द स्पीड ऑफ एन इंजन वेरीज बिटवीन 390 एंड 410 RPM इन ए साइकिल ऑपरेशन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड वुड बी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको N1 और N2 का मान दे रखा है। देखो मैं आपको बता दूं कि N1 जो दे रखा है वो आपको 390 दे रखा है, और N2 दे रखा है वो आपको दे रखा है 410। ठीक है, अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बोल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला देखो, NS से डिनोट करते हैं इसको, NS से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। मैं यहाँ पे हिंदी में पहले लिख रहा हूँ, इंग्लिश में, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, कि वो पता होना चाहिए हमको, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड तो मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड अपॉन एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या होता है, पहले फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होती है, N1 माइनस N2 होती है। ठीक है, और एवरेज स्पीड होती है N1 प्लस N2 बाई 2। ठीक है, ये होता है। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको ये दो ऊपर जाएगा तो दो ऊपर जाके N1 माइनस N2 बाई N1 प्लस N2। ठीक है, ये हो जाता है। तो हमारा जो फॉर्मूला जो होगा फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का, वो ये होगा। अब इसको आप याद रखना। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होगा 2N1 माइनस N2 अपन N1 प्लस N2। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है वो इसमें रखनी है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था, NS बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं मान रखूँगा, देखो 2, N1 कितना है, देखो जो बड़ा होता है उसको हम पहले रखते हैं, तो 410 हो जाएगा यहाँ पे, 410 और 390, 390 अपॉन N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा, 410 प्लस 390। ठीक है, इसको करेंगे 2,
इसमें से गया तो कितना बचेगा 20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0 और 0, 9 1 10 0, हासिल 1 और 3 4 दिन 7 1 8, ठीक है 800 हो जाएगा। इससे काटो भाई, देखो 0 से 0 काटा और 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 20, तो ये कितना बचेगा 1/20 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 20 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लगाएंगे नहीं जाएगा, फिर 0 20 पंजे 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा आपका 0.05 आंसर हो जाएगा फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का। अब यहीं पे मैं एक बात और आपको मैं बता दूं, ठीक है, थोड़ा समझना, यहीं पे मैं एक बात और बता दूं आपको। देखिए अगर आपसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड, देखो ये जो फॉर्मूला है वो गवर्नर के केस में होता है, इन केस ऑफ गवर्नर, ठीक है, स्लीव के लिए। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्टडीनेस अगर पूछे आपसे, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टडीनेस, ये फ्लाई व्हील के केस में होता है, ठीक है, फ्लाई व्हील होता है उसके केस में होता है। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है भाई, इसका फॉर्मूला देखो इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है, ध्यान रखना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, n1 + n2 / 2 n1 - n2, ठीक है। ये तुम्हारी एक्स्ट्रा नॉलेज थी, ये वाला जो था वो मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको, 0.05 आ गया आंसर। और ये वाला जो है ना, अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टडीनेस अगर पूछे तो इसका उल्टा होता है n1 + n2 / 2 n1 - n2, ये ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब थोड़े न्यूमेरिकल भी लेके आया हूँ और मैं वो भी लेके आया हूँ, ठीक है। देखिए ये वाट गवर्नर, ठीक है, ये W थोड़ा गलत लिख गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वाट गवर्नर ऑफ द वेट ऑफ द बॉल इज़ 50 न्यूटन एट द फ्रिक्शन एट द स्लीव 10 न्यूटन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटेंशन विल बी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटेंशन आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे मास ऑफ द बॉल दे रखा है आपको 50 न्यूटन और आपको स्लीव में फ्रिक्शन दे रखा है 10 न्यूटन, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटेंशन, जो भी गलती हुई है PDF में आपको दे दूंगा मैं, ठीक है, वो देख लेना। देखो PDF जैसे मैंने वीडियो बनाया आपको, ठीक है, PDF में तुरंत ही अपलोड। नंबर 2 देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बता तो दिया है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इन ए वाट गवर्नर द वेट ऑफ द बॉल इज़ 50 न्यूटन, ठीक है। तो वेट आपको दे रखा है, वेट, ठीक है, वेट दे रखा है, मास ऑफ द बॉल 50 न्यूटन, ठीक है, मास ऑफ द बॉल, सब अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। 50 न्यूटन दे रखा है। और फ्रिक्शन ऑफ स्लीव, ये कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 10 न्यूटन। और पूछा क्या है आपसे, कोएफिशिएंट ऑफ डिटेंशन, ठीक है, क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटेंशन, ठीक है, DENT, क्या स्पेलिंग है इसकी, DENTION, ठीक है, डिटेंशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता दूं, ये होता है, देखो ये होता है स्लीव फ्रिक्शन, ठीक है, स्लीव फ्रिक्शन अपॉन होता है मास ऑफ बॉल, ठीक है, मास ऑफ बॉल। ये सब गवर्नर के केस में आते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में गवर्नर के केस में हमारी स्लीव होती है वो ऊपर उठती है, और मास ऑफ द बॉल। तो यहाँ पे क्या क्या हमें दे रखा है, हमें दे रखा है, देखो हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ द, यहाँ हम करते हैं, देखो क्या क्या दे रखा है, मास ऑफ द बॉल दे रखा है वो 50 न्यूटन है, तो मैं, और फ्रिक्शन ऑफ स्लीव दे रखा है 10, तो फ्रिक्शन ऑफ स्लीव कितनी होगी 10, ठीक है। तो मैं ऊपर वैल्यू रख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, ध्यान से देखना, स्लीव का मान हो गया 10 और मास ऑफ द बॉल कितना होगा 50, ठीक है। 0 से 0 कटा, अब जाएगा नहीं तो 0.1, तो कितने बाद 0 बढ़ा देंगे तो कितना जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है, तो 0.2 आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ये स्लीव के केस वाला है। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटेंशन अगर आपसे पूछे कभी, तो इसका फॉर्मूला ये होता है भाई, क्या होता है, स्लीव ऑफ फ्रिक्शन अपॉन मास ऑफ द बॉल, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फॉर ए गिवन मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 100 GPa एंड पॉइजन रेशियो 0.25
वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जीपीए। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको बताना है, तो यहाँ पे दिया क्या है आपको, ये डेटा दे रखा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, जिसको आता है वो सॉल्व करें। वीडियो को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखो मैंने आपको बता दिया है कि जो दे रहा है ना, फॉर ए गिवन मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्वेश्चन नंबर 3 जी दे रहा है। ठीक है, जी दे रहा है आपको, कितना दे रहा है, 100 गीगा पास्कल। ठीक है, और इसके बाद दे रखा है आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है जीपीए, एंड पॉइजन रेशियो दे रखा है। देखो म्यू दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 0.25। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब आपको ई पूछ रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो इसको हम 1/m से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और ये क्या है, जी, ये है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। तो जी बराबर टाउ अपॉन 5 भी होता है, याद रखना, टाउ अपॉन 5 मतलब शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करने वाले हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ई बराबर 2g 1 + म्यू। ठीक है, क्या होता है, ई बराबर 2g 1 + म्यू। तो जो वैल्यू दे रखी है वो आपको रखनी है यहाँ पे, 2 × जी कितना है 100 एंड 1 + म्यू कितना है 0.25। ठीक है, ये 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.25। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, और 125 दूनी कितने होगा 250, तो 250 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मैं लेवल थोड़ा मतलब आपको लग रहे होंगे ईजी, में लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा हार्ड ही लगेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहा है, इन सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ स्टील 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए परमिसिबल शियर स्ट्रेस 10 kN/cm², देन द वैल्यू ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट। आपको ट्विस्टिंग मूवमेंट आपको बताना है, हिंदी में भी लिख रखा है मैंने। ठीक है, 2 सेंटीमीटर व्यास वाला स्टील ठोस वृत्ताकार अनुमेय प्रतिबल दे रखा है आपको, ट्विस्टिंग घूर्ण का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करिए और बताइए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अच्छा लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ स्टील 2 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है आपको डी, तो डी बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि टाउ दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, शियर स्ट्रेस, परमिसिबल शियर स्ट्रेस टू 10 kN/cm²। तो यहाँ पे जो टाउ दे रखा है आपको वो दे रखा है 10 दे रखा है kN/cm², kN/cm²। ठीक है, ये हो गया। और आपसे पूछ के आ रहा है वैल्यू ऑफ द ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट पूछ रहा है, टी बराबर ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, ट्विस्टिंग मूवमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे ट्विस्टिंग मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, टी बराबर π/16 टाउ इंटू डी क्यूब। ठीक है, बस आपको वैल्यू रखनी है, π/16 इंटू टाउ कितना है अपना 10, तो डी कितना है, डी देखो 2 है, तो 2 का क्यूब आप करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बस आपको काटा पीटी करनी है। देखो 8 से ये घटा 2 बार, और 2 से ये घटा 5 बार। ठीक है, तो 5 पाई kN/cm²। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला है ना, जब आपको पूछे ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है, तो टी बराबर π/16 टाउ इंटू डी क्यू, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे जहाँ तक है। तो एक उम्मीद होती है कि वीडियो को लाइक कर देना आप। ठीक है, मतलब इच्छा हो तो कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इफ़ वन एंड हैंड कॉलम इज़ मिक्सड मेड फिक्स एंड अदर फ्री। ठीक है, एक कॉलम है जो एक तरफ से फिक्स है और एक तरफ से फ्री है। मच द क्रिटिकल लोड कंपेयर टू द ऑरिजिनल वैल्यू, तो ऑरिजिनल वैल्यू से आपको कंपेयर करके बताना है कि कितना होगा। ठीक है, मतलब एक तो फिक्स है, ठीक है, और एक है ऑरिजिनल जो भी होता है, मतलब
आपको किससे पता, क्रिटिकल लोड से। तो इसको करते हैं भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ द वन एंड ऑफ हिंज्ड कॉलम, ठीक है, एंड मेड फिक्स एंड द अदर फ्री। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो है ना कॉलम की बात करी गई है, ठीक है। एक फिक्स है और दूसरा क्या है, एक फ्री है। देखो मैं यहाँ पे कुछ बना दे रहा हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा समझ लेना। ये देखो ये फ्री है, ये क्या है, फिक्स, ठीक है। तो L बराबर जो होती है इफेक्टिव लेंथ होती है वो 2L होती है इसकी, ये याद रखनी है आपको। L बराबर 2L होती है इन दैट केस ऑफ वन फिक्स एंड अदर फ्री, ठीक है। तो इसके ओरिजिनल केस की तुलना में, ओरिजिनल केस के कंपेयरिंग में वो पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसका देखो बेसिक फार्मूला इसका जो होता है ओरिजिनल के केस में, ओरिजिनल केस में क्या होता है, पाई स्क्वायर क्या होता है भाई, पता है आपको, ये होता है पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब इस केस में मैं, अब देखो, अब L बराबर 2L अगर मैं रख दूंगा इसमें, देखो L बराबर 2L, ये तो फर्स्ट केस बन गया, ठीक है। L बराबर 2L रख दूंगा मैं यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर EI अपॉन L बराबर 2L रखो तो 4L स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ये समीकरण 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो बस इसको क्या करना है, इसको देखिए, इसको क्या करना है यहाँ पे PE इफेक्टिव अपॉन P ओरिजिनल, इस केस में करना है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, देखो ओरिजिनल के केस में क्या है, यहाँ पे देखो ऊपर मैं साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे P इफेक्टिव की बात कर रहा है। P इफेक्टिव हमारा कौन सा निकला है, ये वाला निकला है, पाई स्क्वायर EI अपॉन 4L स्क्वायर अपॉन, और नीचे P ओरिजिनल कौन सा है, ये वाला है, पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। तो ये कट जाएगा यहाँ से, L से L कट जाएगा, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, 1/4। तो ये ऐसे ही पूछता है कि अगर एक को फिक्स किया जाए दूसरे को फ्री किया जाए तब ओरिजिनल के कंपेयरिंग में कितना हो जाएगा, तो 1/4 तो हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, वो सॉरी ए ऑप्शन हो जाएगा, 1/4 ए ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं डेटा आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या है, ये केस होते हैं कॉलम के, ठीक है। यहाँ पे दोनों बोथ क्या है, यहाँ पे बोथ क्या है, हिंज, ठीक है, दोनों हिंज हैं। तो इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो L बराबर L होगी यहाँ पे, वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, बोथ फिक्स होंगे यहाँ पे, यहाँ इस वाली केस में जो है ना बोथ फिक्स, ठीक है, बोथ फिक्स। तो फिक्स दोनों होंगे अगर, तो यहाँ पे L इफेक्टिव लेंथ होगी वो L/2 होगी, ठीक है। एक हिंज्ड बोल रहा है, देखो वन हिंज्ड एंड अदर क्या होगा, अदर यहाँ पे फिक्स। तो उस केस में क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ होगी L/√2 होगी, ठीक है। एक फिक्स हो रहा है, अदर फ्री हो रहा है, तो L बराबर इफेक्टिव लेंथ 2L होगी। तो इस केस में मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, UPSSC JEE 2015 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कह रहा है ए सैंड कास्टिंग मोल्डिंग असेंबली इज शॉन इन ए फिगर, ठीक है, फिगर में आपको दिखाया गया है। तो उसको बताना है आपको, एलिमेंट मार्क A एंड B, ठीक है, ये आपको बताना है A एंड B क्या है यहाँ पे, ठीक है। A एंड B क्या है, तो सही से आपको बताना है। स्प्रू एंड राइजर है, या फिर इनगेट एंड राइजर है, ड्रैग एंड रनर है, राइजर एंड रनर है, बताइए। तो ये वाला जो पार्ट है A, ठीक है, पहले इसको बताना है, उसके बाद ये वाला बताना है कि ये B पार्ट क्या है, ठीक है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये वाला जो ये सैंड कास्टिंग, ठीक है, मोल्डिंग वाला जो आप जानते हैं, मोल्डिंग जो करते हैं उस वाले चैप्टर से है। तो यहाँ पे देखिए A वाला जो पार्ट हो जाएगा वो क्या होगा, राइज़र होगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, राइज़र, ठीक है, राइज़र बोलेंगे। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसको बोलेंगे क्या, रनर, ठीक है। ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्प्रू होता है, तो हम देख लेते हैं फिगर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा भाई, राइज़र एंड रनर, ठीक है। यहाँ तक कोई क्लियर बात हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक फिगर आपको दिखा रहा हूँ, इससे थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। देखिए ये आपका पैटर्न है, ठीक है, पैटर्न आपका ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कोप बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट होता है उसको, बॉटम पार्ट को ड्रैग बोलते हैं,
ठीक है, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको बॉटम पार्ट ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये होती है ये होती है आपकी क्या, जो भी कैविटी है यहाँ पे क्या है, स्प्रू होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रू, ठीक है। ये स्प्रू हो गया। स्प्रू से क्या, मोल्टन मेटल होता है ना, पिघली धातु होती है, वो जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया, वो रनर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इन गेट की तरफ जाती है, इन गेट की तरफ ऐसे करके। तो जो भी पैटर्न होगा उस शेप में आपकी ये मोल्टन मेटल फिल हो जाएगी। उसके बाद फिर इस तरीके से ये ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा, इसको हम राइजर बोलेंगे, ठीक है। हमें पता चल जाएगा कि बाहर से निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये कोर है, ठीक है, कोर है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। आगे स्लाइड में देख लेते हैं क्या है। देखिए कोर क्या होती है ये भी आपको जान लेना है, कोर क्या होती है, ठीक है। कोर इंपॉर्टेंट है। द कोर आर डिफाइंड एज द सैंड बॉडीज यूज टू फ्रॉम द होलो पोर्शन ऑफ कैविटी डिजायर शेप एंड द साइज ऑफ कास्टिंग। तो देखो मैं आपको बता दूं, कोर कुछ नहीं होती। एक कोर क्या है, कोर को कैसे डिफाइन करेंगे, कोर एक सैंड बॉडीज होती है, ठीक है। सैंड बॉडीज होती है जिसका यूज़ क्या होता है, किसी भी पार्ट को हॉलो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हॉलो बनाना मतलब आपको उसको पोला बनाना है, हिंदी में बोलते हैं ना हॉलो। तो जैसे आप कोई भी पैटर्न है, ये वाला देखिए, ये वाला पैटर्न है, इसको अंदर से अगर हॉलो बनाना है इसको, तो आपका एक सैंड बॉडी जैसे करके लगा दी जाएगी, इसको ही बोलेंगे कोर। समझ में आ गया होगा जहाँ तक है, ठीक है। जैसे पाइप है आपका, सॉलिड है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। पाइप है, देखो ये पाइप है, ये पाइप है, ठीक है। ये सॉलिड है, बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है। अब इस पाइप को मैं इस तरीके से बनाना चाहूँ, इस तरीके से, ठीक है, ये हॉलो हो गया अंदर। तो यहाँ पे अंदर की साइड में मैं कोर का यूज़ करूँगा, ठीक है, उसको ही बोलेंगे कोर। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, चैम्पलेट, बहुत बार पढ़ा होगा। तो चैम्पलेट का क्या क्या काम होता है, चैम्पलेट का, टू सपोर्ट द कोर। चैम्पलेट देखो ये गया, इसका यूज़ क्या होता है, टू सपोर्ट द कोर। कोर को सपोर्ट करने के लिए चैम्पलेट का यूज़ किया जाता है। तो देखो चैम्पलेट ये गया, देखो कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है कोर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। ये वाली हमारी टोटल, ये वाली जो है ना वो कोर है, ठीक है। इसको सपोर्ट करने के लिए दोनों तरफ ये क्या लगे हैं, चैम्पलेट लगे हैं, ठीक है। तो दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको क्लियर करा दी है यहाँ पे, कभी भी आप इसको यहाँ से भूलोगे नहीं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 होगा। क्वेश्चन नंबर लिख नहीं पाया हूँ। SSC JEE 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए एक बात और बता दूँ, यहाँ पे बात क्या है, मैं वीडियो लेट इसलिए लेके आता हूँ, आपका रेस्पॉन्स सही नहीं आता, पहली बात तो ये है। अगर आप अच्छा रेस्पॉन्स दें डेली तो मैं कोशिश करूँगा आपको बनाने की, क्योंकि मेरे पास खुद टाइम नहीं रहता है ज़्यादातर। और देखो वीडियो को कंटेंट इकट्ठा करना, फिर वीडियो को बनाना, मतलब कंटेंट को टाइप करना, उसके बाद बनाना अच्छी तरीके से, प्रेजेंटेशन बनाना, उसके बाद मैं आपको रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, बहुत सारे काम होते हैं इसमें, ऐसे ही नहीं बन जाती वीडियो, ठीक है। तो समझ रहे होंगे आप। यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपांसन इज गिवन बाय। तो सडन एक्सपांसन होता है, उसके लिए क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा, बताइए ABCD में से क्या आंसर होगा, बताइए भाई, सभी लोग बताइए आंसर इसका। देखो इसका आंसर होगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। सडन एक्सपांशन का मतलब क्या हो गया, आप जैसे मान लो इस तरीके से वाटर जा रहा है, एकदम से एकदम फैलाव हो गया, ऐसे करके वाटर जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो एकदम से फैलाव हो गया ऐसे करके, तो सडन एक्सपांशन हो जाएगा। और इसका यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, तो इस तरीके से हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है, याद रखना। तो ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए मैं आपको सारे पॉइंट बता दे रहा हूँ। देखो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो HF बराबर क्या होता है, 4FL V² अपॉन 2GD। इस पर भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। UPRVNL में बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और वो फॉर्मूला बेसिस पे होते हैं, मैं आपको इसको कराऊंगा, ठीक है। सडन एनलार्जमेंट का क्या होता है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G, जो अभी कराया था मैंने, ठीक है। सडन एक्सपांशन या फिर सडन एनलार्जमेंट। उसके बाद देखिए सडन कॉन्ट्रक्शन होता है, संकुचन बोलते हैं उसको, तो ये होता है 0.5 V² अपॉन 2G होता है, ठीक है। क्या होता है 0.5 V² अपॉन 2G, ठीक है। जैसे मान लो एकदम से फैला हुआ ऐसे करके आ रहा है चौड़ी तरफ से, और एकदम से वो क्या हो गया, कम हो गया एकदम से, ऐसे करके वाटर आ रहा है,
ठीक है, तो एकदम से कम हो गया, यहाँ पे सडन कंट्रक्शन होगा, संकुचन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको 0.5 लगा के v²/2g कर देंगे। आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कह रहा है ड्यू टू बैंड लॉस। मतलब बैंड लॉस क्या है, यहाँ पे इस तरीके से मान लो वाटर जा रहा है आपका और इस तरीके से बैंड हो रहा है नीचे को, तो यहाँ पे बैंड लॉस जो होगा वो होगा kv²/2g, ठीक है, kv²/2g होगा। उसके बाद ये एग्जिट ऑफ पाइप, अब पाइप से एग्जिट हो रहा है, ठीक है, सीधे डायरेक्ट, जैसे ये पाइप है, वाटर जा रहा है यहाँ से और सीधे एग्जिट हो रहा है, ठीक है, तो इसका v²/2g होगा। ठीक है, समझ में आ गया। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिया हेड लॉस से, और भी कोई रह गया होगा तो बता देना भाई। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। लेवल छोटा लग रहा होगा मैं, लेकिन लेवल है इसका क्वेश्चन का जहाँ तक है। देखिए यहाँ पे क्या है, लो हेड प्लांट जनरली यूज़। तो लो हेड प्लांट के लिए जनरली क्या करते हैं, पेल्टन व्हील करेंगे या फिर फ्रांसीसी टरबाइन करेंगे या फिर कपलाइन टरबाइन करेंगे या बोथ एंड व्यू करेंगे, बताइए इसका आंसर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा भाई, कपलाइन टरबाइन, ठीक है। जनरली प्लांट के लिए ये कपलाइन टरबाइन यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पेल्टन टरबाइन जो होती है वो हाई हेड के लिए होती है, फ्रांसीसी टरबाइन होती है वो मीडियम हेड के लिए, तो कपलाइन टरबाइन होती है वो किसके लिए, तो लो हेड के लिए। तो यहाँ पे सी आंसर इसका हो जाएगा, मतलब लेकिन हम इसको देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं, ठीक है, मतलब इसको डिफाइन करते हैं सही तरीके से। तो ये जो टेबल है मैंने बहुत बार आपको बताई है शायद, ठीक है। यहाँ पे एक बार में हम देख लेते हैं। देखो टाइप टरबाइन हो गया, यहाँ पे टाइप ऑफ टरबाइन हो गया, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन हो गया, टाइप ऑफ फ्लो हो गया और हेड हो गया। ये टेबल आपको अच्छी तरीके से लिख लेनी है, किसी कॉपी में मैंने इसको टाइप करके बनाया था एक बार, ठीक है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पेल्टन टरबाइन होता है, उसकी स्पेसिफिक स्पीड होती है वो 10 से 35 होती है, 10 to 35 होती है, ठीक है। बस इसको टेंजेंशियल, और कैसा फ्लो होता है इसमें, टेंजेंशियल फ्लो होता है। और हेड कैसे यूज़ करते हैं, हाई हेड के लिए यूज़ होती है ये, ठीक है। हेड का मतलब होता है किसी टैंक में आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है, मतलब कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है तो कितनी ऊंचाई तक वो भरा हुआ है, इसको हेड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे पेल्टन व्हील किसके लिए हुई, इम्पल्स टरबाइन बोलते हैं इसको। स्पेसिफिक स्पीड होती है वो 10 से लेकर 35 तक होती है, टेंजेंशियल फ्लो होता है इसमें, और हाई हेड के लिए यूज़ करते हैं इसको 200 से 2000 मीटर तक। जब क्वेश्चन आएगा तभी यहीं से आएगा, देख लेना, इससे 2005 क्वेश्चन ही बनेंगे ऊपर से, ठीक है। अब देखिए फ्रांसीसी टरबाइन होती है, ये रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी टरबाइन और कपलाइन टरबाइन को रिएक्शन टरबाइन बोलेंगे। यहाँ पे स्पीड हो जाएगी इसकी 60 से 200, और मिक्स फ्लो के लिए यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर मीडियम हेड, मतलब 60 से 200 मीडियम हेड के लिए यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। कपलाइन टरबाइन के लिए रिएक्शन टरबाइन 200 से 2000 एक्सियल फ्लो के लिए यूज़ करेंगे, यूज़ फॉर लो हेड के लिए, किसके लिए, यूज़ फॉर लो हेड मतलब बिलो 60 मीटर, ठीक है, याद रखना। तो लो हेड के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे। बाकी देखो एक क्वेश्चन और बता दूँ मैं यहाँ पे, देखिए मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए और यहाँ लिख रहा हूँ बी। देखो ये है आपका एन एस बराबर n√p अपॉन h⁴, ठीक है, ये है। और एन एस बराबर n√q अपॉन h⁴, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे ये बताना कि ए वाला जो है ना वो क्या है, किसके लिए है, पंप के लिए या टरबाइन के लिए। बी वाला बताना पंप के लिए या टरबाइन के लिए, दोनों, एक इसमें से पंप के लिए, एक इसमें से टरबाइन के लिए। तो आपको बताना है कि ए वाला है वो किसके लिए, पंप के लिए या टरबाइन, और बी वाला है वो किसके लिए। ये स्पेसिफिक स्पीड ऑफ उसका टरबाइन का और पंप का फॉर्मूला है, ठीक है, आपको पता होगा, तो आप जानते हो वो बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए द क्रिटिकल, देखिए यहाँ पे क्या है, द क्रिटिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट इज। देखो मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्रिस्टिकल स्ट्रक्चर मतलब क्रिटिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट, ठीक है। ऑस्टेनाइट की कंडीशन में आपको क्रिटिकल स्ट्रक्चर बताना है आपको, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट। तो क्या आंसर होगा इसका, बी आंसर होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, FCC बोलते हैं इसको। तो देखो 3 फेस होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो होता है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एक होता है BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक, और SCP होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक,
ठीक है। यहाँ पे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछे जाते हैं। तो एफसीसी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं और बीसीसी में 8 होते हैं और एससीबी में भी 12 होते हैं। ठीक है, याद रखना। बॉडी सेंटर के युग में, फेस सेंटर के युग में 12 होते हैं, बॉडी सेंटर के युग में 8 होते हैं, हेक्सागोनल पैक में होते हैं 12। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। तो ये ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करा दूंगा एक बढ़िया तरीके से, जो भी मैंने बहुत बार करा रखा है, लेकिन स्लाइड में तैयार करना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मटेरियल साइंस का क्वेश्चन मैं अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया करूँगा आपको अच्छी तरीके से कि ये क्या होता है। बाकी याद रखो कि कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनको पता होगा उनको मालूम होगा, जिनको पढ़ते हैं वो। तो फेस सेंटर की हुई को 12, बीसीसी में 8 और एचसीबी में 12। और नेक्स्ट वीडियो में इसको क्वेश्चन को डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, परेशान मत होना। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। यूपी SSC 2014 में पूछा गया है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ लिंक व्हेन द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ 10। बताइए भाई, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि आपको जो इंस्टेंटेनियस सेंटर, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको 10 दे रखा है। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको 10 दे रखा है, तो आपको क्या बताना है, लिंक बताना है। ठीक है, आपको ताक्षणिक केंद्रों की संख्या 10 दे रखी है और आपको क्या बताना है, लिंक बताना है। ठीक है, लिंक मतलब यहाँ पे लिंक होता है n होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आपको पढ़ा होगा, देखो क्या होता है यहाँ पे n-1/2। ठीक है, ये पढ़ा होगा। और इसमें जो n है ना वो लिंक है। ठीक है, और ताक्षणिक केंद्रों की संख्या इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है, वो आपको दे रखा है कितना, 10। तो n की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कराता हूँ आपको, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे वैल्यू जो दे रखी है वो 10 दे रखी है और n-1/2। ठीक है, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा n² - 1। ठीक है, ये गुणा करूँगा मैं, मल्टीप्लाई करूँगा तो n² माइनस n क्या हो जाएगा, n² - n हो जाएगा। ठीक है, n का गुणा करूँगा 1 में। तो यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे बनेगी, n² - n - 20 = 0, ये हो जाएगा। तो 20 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, 5 चौक 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो सॉल्व करने का क्या तरीका है इसका, n² - 5n - 5n प्लस का ये हो जाएगा, माइनस का कितना होगा, 4n - 20 = 0। यहाँ से कॉमन ले लेना भाई। ठीक है, क्या बचेगा, देखो क्या बचेगा, यहाँ पे n + 4 हो जाएगा और हो जाएगा n - 5 = 0। देखो मैं आपको बता दूँ, n + 4 हो जाएगा, n - 5 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, n बराबर n जो 4 हो जाएगा, एक तो n बराबर -4 हो जाएगा, इसको तो लेंगे नहीं, प्लस वाले लेंगे, तो n बराबर 5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बताना लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ना, ये किसको समझ में नहीं आया वो बताना मुझे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं इसको क्लियर तरीके से नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगा, बता देना मुझे, क्योंकि मैंने बोर्ड पे करा दूँगा इसको। ठीक है, परेशान मत होना। देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, बताना, एल्यूमिनियम का या फिर स्टील का या ब्रास का या कॉपर का। सभी लोगों को आंसर देना है भाई, सभी लोगों को। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर देना और अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना ज़रूर, बताना कि वीडियो कैसा लगा है और नेक्स्ट सीरीज़ में बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, सभी लोगों को बताना है। और चैनल को भाई कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, MRK स्टडी को आपको करना है क्या है, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो